दूसरे के साथ जो है एक तरीके से वाद विवाद, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे बात करना, ये एक तरीके से आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी हद तक बढ़ाता है। एक काफ़ी बड़ा स्टेप था जब आपके सामने में आप जब ग्रेजुएट हो रहे हो और आपके हाथ में एक वेल स्टैब्लिश गवर्नमेंट जॉब हो, वो छोड़ना एक बड़ा स्टेप रहता है। टीसीएस की बात करिए तो वही सीन है, इंटरव्यू देने तो लगातार 3-3 बार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही मतलब मैकेनिज्म आप पे भी अप्लाई होता है कि और आप उस आर्ट को अपने अच्छे तरीके से उसको अपने ऑब्जर्व किया है। किसी से ऊपर नहीं है, किसी से नीचे नहीं है। आप अपने एप्टीट्यूड पे एक तरीके से विश्वास रखिए और इस टॉपिक पे कितना समय देना है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप अपने आप पे कभी भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह ना लगाएं। ऑलवेज बिलीव दैट यू कैन डू इट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ अपूर्व शाही हैं। अपूर्व शाही भाई जो हैं कि हम लोग बीए बनारस यूनिवर्सिटी में हम लोग साथ में पढ़ाई किए हैं, बीए किया हम लोगों ने साथ में। अपूर्व भाई से बात हो रही थी तो अपूर्व भाई ने बताया कि उन्होंने 15 सेट एग्जाम अपूर्व भाई ने क्रैक किया। उसके बाद में 12 पीएचडी प्री पीएचडी इन्होंने इंट्रेंस टेस्ट क्रैक किया इन्होंने। और जीवा यूनिवर्सिटी ग्वालियर से भी ये पीएचडी से फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर है, वहाँ पे इनका फर्स्ट रैंक था। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब की बात करी जाए तो एससीआईओ का जो एग्ज़ाम आप सभी जानते हैं जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, उसको भी उन्होंने क्रैक किया, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि ये कुछ और चाह रहे हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक आर्ट जो होती है और कैसे एग्ज़ाम क्रैक किया जाता है, जो भी मतलब कि हर एग्ज़ाम का डिफरेंट डिमांड होता है। बस जो स्किल होता है जो डेवलप करना होता है अपने अंदर, ताकि बहुत सारे एग्जाम क्रैक होने लगते हैं। जैसे अपूर्व भाई ने बहुत सारे एग्जाम क्रैक किया है, तो उसी पे हम बातचीत करेंगे। तो अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। अपूर्व भाई सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा देखिए, मैंने तो बताया कि हम लोग साथ में पढ़ाई कर रहे थे बीएचयू में 3 साल, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम अपूर्व शाही है और मैंने अपनी 10th एंड 12th यहीं से मुजफ्फरपुर से करा था। एंड मेरी 10th सनसाइन एंड 12th वेस्ट भारती शांति निकेतन यहाँ से हुई। एंड आफ्टर दैट ग्रेजुएशन ऑब्वियसली मैंने ज्योति जी के साथ जो है 2013 से 16 बैचलर्स इन बीए ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर मैंने करा। एंड उसके बाद फिर मैंने एमए इंग्लिश एंड सब्सिक्वेंटली मैं पीएचडी में एनरोल्ड हुआ। सो ये मेरी एकेडमिक जर्नी रही है अब तक। ओके, बीएचयू की कुछ यादें की बातें करेंगे हम, क्योंकि 2016 के बाद में हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, ठीक है। और हम लोग का डिपार्टमेंट भी अलग अलग था। आप इंग्लिश लिटरेचर से थे, हम फ्रेंच लैंग्वेज में थे। तो कुछ यादें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पढ़ने का अपने एक एडवांटेज भी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो आपको सुन रहे हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं, हो सकता है 11th-12th के हों, चाहे और भी आगे और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहें एजुकेशन में, तो एक क्या एडवांटेज होता है, थोड़ा सा बीएचयू के बारे में बताइए, कुछ याद है ऐसे। जी बिल्कुल। एक फैक्टर तो हमेशा रहेगा कि बीएचयू इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हमेशा से वो NIRF रैंकिंग में वो हमेशा से टॉप 3rd में आती है। सो एक आपको जो पढ़ने का माहौल मिलता है वो तो आपको बीएचयू में हमेशा से ही मिलेगा। ये भली बात ही हम और आप दोनों जानते हैं। महामना की जो बगिया बोली जाती है, ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बीएचयू है, जहाँ पे आज भी कथक से लेके आईआईटी तक की पढ़ाई वो एक ही कैंपस में आपको देखने को मिलती है। सो आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच काफ़ी देखने को मिला। दूसरे के साथ जो है एक तरीके से वाद विवाद, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे बात करना, ये एक तरीके से आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी हद तक बढ़ाता है। काफ़ी अच्छी ये यादें हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ओके, अपूर्व भाई आपने एससीआईओ का एग्ज़ाम क्रैक किया था ग्रेजुएशन के बाद, जब हम लोग 2016 में ग्रेजुएट हुए तो, लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया। आखिर कुछ वजह रही होगी कि एससीआईओ का एग्ज़ाम नहीं आपने ज्वाइन किया, जॉब नहीं ज्वाइन किया आपने। यूपीएससी की जो है कि यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, बहुत सारे युवाओं का ड्रीम होता है कि वो एससीआईओ में आईबी में जाएँ, तो वैसा देश को सर्व करें, लेकिन क्या आपने वजह थी कि एग्ज़ाम नहीं ज्वाइन किया, जॉब नहीं ज्वाइन किया? ऑब्वियसली 2016 में ये होता तो मैं 2-3 फैक्टर ऑब्वियसली मैं कहूँगा। एक तो जॉब प्रोफाइल है उसकी है। आई पर्सनली से कि वो जॉब प्रोफाइल के लिए मैंने एग्ज़ाम क्रैक करा था, बट वो मेरी कही कि वो मेरे इंटरेस्ट के साथ मैच नहीं करता था। ऑब्वियसली जो आपकी जो ट्रेनिंग या पोस्टिंग होती है वो हम सभी भली बाती हैं, वो किस तरह की डिमांड एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। एंड वो कहीं ना कहीं मेरे आई से साइकोलॉजी एंड एथिक्स के साथ मैच नहीं करता था। तो ऑब्वियसली वहाँ से मैंने डिक्लाइन किया। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। काफ़ी लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे, बट मुझे लगा कि जो मेरा एप्टीट्यूड है, जो मेरी कॉम्पिटेंसी है, वो एक एकेडमिक्स में, वो पठन पाठन में ज़्यादा है, रादर दैन कि मैं इन सब चीज़ों में या ब्यूरोक्रेसी में मैं रहूँ। ऑब्वियसली ये काफ़ी अच्छा एक जॉब अपॉर्चुनिटी है एंड आज के डेट में ये काफ़ी टफ हुई है। जब से यूपीएससी ने ये कंडक्ट कराना स्टार्ट किया, इज़ गेटिंग वेरी टफ हो। बट आई विल से कि सिंस में वो मेरे एप्टीट्यूड के साथ वो कोलैबोरेट नहीं किया एंड इसके
इसके बावजूद मेरी कुछ निजी भी प्रॉब्लम्स थी जो मैं मुझे लगा कि ये चीज़ मेरे लिए, मैं इस जॉब के साथ कहीं ना कहीं फेयर एक फेयर इक्वेशन मैं नहीं प्ले करूँगा। तो मुझे लगा कि इस बेटर है कि जिस चीज़ों में आपके इंटरेस्ट नहीं हो तो उसे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो डिस्पाइट ऑफ गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी आई रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन इट, एंड उसके बाद मैं एकेडमिक्स में मैं आ गया। ओके। अपूर्व भाई, आपने इतना एग्जाम क्रैक किया है, एससीटी, उसके बाद में प्री पीएचडी एग्जाम जो होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको आपने क्रैक किया है। थोड़ा सा ब्रीफली बताएं कि जो आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, कि कौन कौन सा एग्ज़ाम, कौन कौन सा स्टेट का एससीटी और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का जो प्री पीएचडी एंट्रेंस जो टेस्ट होता है, कौन कौन सा क्रैक किया? मैंने टोटल 15 एससीटीज़, दैट इज स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, 15 राज्यों का मैंने क्लियर किया है। उसमें से मुख्य तौर पे आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के पूर्वोत्तर के सभी राज्य आते हैं, कर्नाटका, केरला, एंड मैंने महाराष्ट्र एंड गोवा, ये सारे मैंने एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। इसके अलावा प्री पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात की जाए, देन दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, IIT गांधीनगर, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, इस तरीके से डॉक्टर हरि सिंह और सागर विश्वविद्यालय जो कि MP में है। सो दीज आर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो मैंने क्लियर करा, एंड इवेंचुअली ये मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई, जहाँ पे मुझे चूज़ करना था जो मेरे इंटरेस्ट के जो टॉपिक्स हैं वो रहें, रिसर्च इंटरेस्ट मैच करे। सो इवेंचुअली मैं इस चीज़ों में मैं आगे बढ़ा, एंड इसके लिए मैं अगेन क्रेडिट दूंगा अपने एल्मा मैटर्स को, सिंस मेरी मास्टर्स BHU से रही, तो उसने मुझे ये ऐसा इन्वायरमेंट दिया कि वो मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर सकूं अपने लिटरेचर के फील्ड को। ओके। अब हम बात करेंगे जो आर्ट की बात होती है, जिसे मैं बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू करता हूँ, तो एक चीज़ है कि वो जब एग्ज़ाम क्रैक करने लगते हैं, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो लगातार वो एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं। UPSC की प्रीलिम्स की बात करिए तो 4-4 5-5 प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, मेंस लिख रहे हैं। PCS की बात करिए तो वही सीन है, इंटरव्यू दे रहे हैं तो लगातार 3-3 बार इंटरव्यू दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वही मतलब मैकेनिज्म आप पे भी अप्लाई होता है कि, और आप उस आर्ट को अपने अच्छे तरीके से उसको अपने जो ऑब्जर्व किया है और खुद के ऊपर अपने इम्प्लीमेंट किया है कि हाँ, एग्ज़ाम निकालने की एक आर्ट क्या होती है, आप उसको अच्छे से जानते हैं। तो बेसिकली उससे आप बताएं कि वो क्या मतलब आर्ट होती है। वेल, 2-3 चीज़ को आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट, आपको अपने कॉम्पिटेंसी, अपने एप्टीट्यूड पे भरोसा होना चाहिए। कई बार जब हम फेलियर्स को करते हैं तो हम अपनी ही एक पॉजिटिव अप्रोच पे शक करने लगते हैं कि क्या मेरे में ये कैलिबर है भी क्या, या ये एग्जाम में क्लियर कर सकता हूँ। तो पहली चीज़ है कि एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाएं। दूसरा, इट्स ऑलवेज बेटर कि एग्जामिनर किस तरीके से सेट कर रहा है क्वेश्चंस को, उसकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आप उसको देखिए। अधिकतर टाइम्स क्वेश्चंस ऐसे बन रहे होते हैं कि बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि जो एग्जामिनर क्वेश्चंस के पैटर्न को सेट कर रहा है उसका फ्रेम ऑफ माइंड क्या है। एंड हमेशा अगर आप उसमें एक तालमेल बना लें तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा एग्ज़ाम है गवर्नमेंट या कोई भी इस देश का जो आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें एक इंपॉर्टेंट रहता है कि आप जब बना रहे होते हैं देन आपको समझना चाहिए कि SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये SWOT एनालिसिस आपको अपना खुद का करना चाहिए कि आप किस चीज़ों में स्ट्रेंथ है, आपकी किस चीज़ों में आप वीक हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके फील्ड में कहाँ कहाँ से आप ले सकते हैं, एंड थ्रेट जो आपको लग सकता है, चाहे वो जॉब स्लैकनेस की चीज़ हो या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हो, उस चीज़ों को आपका प्लान ABCD तक या प्लान Z तक होना चाहिए कि ताकि आप चीज़ों में बैकफुट पे ना रहें। इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। देन एंड अगर आप चीज़ों को बहुत सिंसियरली एक मोमेंटस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, पैनिक नहीं कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली आप आगे बढ़िएगा। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करा है कि हर की रेस काफ़ी अकेले अपने की होती है। आप कई बार क्या करते हैं कि लोग अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं, एंड जब दूसरे से आप कंपेयर कर रहे होते हैं उसकी लाइफस्टाइल दूसरी है, उसकी एम्बिशंस दूसरी है, उसके इंटरेस्ट दूसरे हैं, तो आप उससे अपने आप को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। सो वंस आप अगर अपने आप को समझेंगे दैट यू आर वन यूनिक सेल्फ आइडेंटिटी, जिसको किसी और से कंपेयर नहीं किया जाता, यू आर यूनिक इन योर सेल्फ, एंड उसको आप समझिए कि आप किसी से ऊपर नहीं है, किसी से नीचे नहीं है। आप अपने एप्टीट्यूड पे एक तरीके से विश्वास रखिए, एंड इवेंचुअली यू विल क्रैक एनी एग्जामिनेशन। ओके। अपूर्व भाई, बहुत सारे टॉपर्स का मैंने इंटरव्यू किया है, UPSC, स्टेट PCS, उसके बाद में SSC, और आपके साथ मैं इंटरव्यू कर आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आप सेट और PID के, आप महारथी एंट्रेंस टेस्ट के, सिलेबस सबका डिफरेंट है। और बात करी जाती है कि सिलेबस को जितना आप तोड़ सकते हैं उतना एग्ज़ाम आसान हो जाएगा, और सबका सिलेबस डिफरेंट है। तो जो वो सिलेबस है उसको कैसे आखिर एनालाइज किया जाए, आप कैसे उसको मतलब कि सेक्शनलाइज किया जाए। भास्ट सिलेबस होता है, मतलब जैसे एस्पिरेंट देख के उसको परेशान हो जाते हैं, कर इतना सिलेबस मैं कैसे पढ़ूंगा, लेकिन इसकी भी एक आर्ट होती है कहीं ना कहीं, तो उसको कैसे आखिर वो करना है। बिल्कुल, मैं एग्री करूँगा। हर एग्ज़ाम पैटर्न का एक सिलेबस होता है। जब भी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके सिलेबस को थॉरली गो थ्रू कीजिए, एंड उसमें आप देखिए कि आपकी जो है पोर्शंस को आपने किस किस ने पढ़ रखा है,
कई कबार होता है जो हम लोग अक्सर बात करते हैं कि यू नो वेयर टू हिट एंड हाउ मच टू हिट। कई बार बच्चे क्या करते हैं जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है टॉपिक, उस पर काफ़ी ज़्यादा समय देते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। किस टॉपिक पे कितना समय देना है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उस चीज़ों को किस तरीके से आप रीवैल्यूएट कर रहे हैं, रिवीजन कितना ज़्यादा कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी देखिए या आप जो है सेट्स के एग्जाम्स देखिए या प्री पीएससी एंट्रेंस के एग्जाम देखिए। हर एक एग्जाम में सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है एंड इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल कि कोई बच्चा या कोई कैंडिडेट सारी चीज़ को कवर कर सके। बट अगर वो चीज़ों को सेगमेंटलाइज अच्छे से कर रहा है, चीज़ों को स्क्रूटनाइज कर रहा है, कई बार हम क्या देखते हैं कि बच्चे जो 8-8 10-10 घंटा पढ़ रहे होते हैं बट वो चीज़ों को टॉपिक को मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं या टॉपिक को उतने अच्छे से कवर अप नहीं कर पा रहे हैं। सो इट्स बेटर ऑलवेज, जो मैं फॉलो करता था, ऑलवेज मेक अ स्टिकी नोट्स व्हेनेवर यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड आपका वो चीज़ 2 घंटे में कवर हो या 10 घंटे में, आपके वो टू डू लिस्ट वो कवर होने चाहिए बाई एनी मीन्स। एंड इवेंचुअली जिस चीज़ों को जब आप सक्सेसफुली 10 दिन 12 दिन 20 दिन जब आप करेंगे तो वो आपके सब्सिक्वेंट हैबिट बन जाएगी। एंड इवेंचुअली आप जब 1-2 महीने को आगे हो रहेंगे तो आपने एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा होगा। इससे आपका पैनिक कम होगा एंड इवेंचुअली जब आप धीरे धीरे इस चीज़ों को आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक सिलेबस का काफ़ी पोर्शंस कवर हो जाता है, जिससे आप मॉक लगाना स्टार्ट कर देते हैं एंड आपके अंदर एक कहीं ना कहीं एक तरीके की पॉजिटिविटी आती है कि ये मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। सो इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे, स्ट्रैटेजिकली अपनी चीज़ों को सेगमेंटलाइज करेंगे, उस चीज़ों को समय समय पे रीचेक करेंगे, रीवैल्यूएट करेंगे दूसरों के द्वारा एंड इवेंचुअली यू विल क्लियर दिस एग्जामिनेशंस। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, इट जस्ट यू नीड अ बेटर प्रिपरेशन, बेटर स्ट्रैटेजी व्हाइल क्लियरिंग दैट एग्जामिनेशंस एंड इस चीज़ों को करने के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। दैट्स इट। ओके मुझे नहीं लगता आपके लाइफ में डिमोटिवेशन आया होगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है जो इंसान इतना एग्जाम निकाल रहा है भैया उसे क्यों डिमोटिवेशन आएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। लेकिन आया है अप्स एंड डाउन्स, कभी डिमोटिवेट हुए होंगे, बड़ा सब्जेक्टिव बातें हैं, अपने तरीके से आप हैंडल कर रहे होंगे। लेकिन बेसिकली वो तरीका क्या था आपका कि कैसे हैंडल करते हैं डिमोटिवेशन को, और कब आया था डिमोटिवेशन, थोड़ा सा उसको मेंशन कीजिए। देखिए ये अगर आप इंसान हैं, इफ़ यू आर लिविंग अ प्रॉपर सोशल लाइफ, देन ऐसा हो नहीं सकता है कि आप फेलियर आपने फेस ना करा या आप डीमोटिवेटेड ना हो। देयर आर न्यूमरस अटेम्प्ट्स जहाँ मुझे लगा कि ये चीज़ हो नहीं सकता है, ये मेरे कैलिबर की चीज़ नहीं है, या मैंने जो अपॉर्चुनिटीज़ जॉब अपॉर्चुनिटी मैंने ग्रेजुएशन के बाद छोड़ दी वही शायद ले लेना चाहिए था। बट एक चीज़ जो हमेशा मैटर करता है कि आपको रिस्क के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। इवन दोज एस्पिरेंट जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं वो भी सबसे बड़ी रिस्क ले रहे होते हैं। वो अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेस, अपना यंगर एज जो जहाँ पे वो इतनी क्रिएटिविटी चीज़ कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा एक तरीके से डेडिकेट कर देते हैं एक 10 बाई 10 के कमरे में। सो विदाउट टेकिंग रिस्क कुछ भी नहीं होता है। ऑब्वियसली डिमोटिवेशन आता है। मेरे भी लाइफ में ड्यूरिंग माई मास्टर्स फेस, जिसे हम लोग लिटरेचर में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं, अस्तित्व की कहीं ना कहीं एक तरीके से उस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया था कि ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ या ये चीज़ होगा भी या नहीं होगा। बिकॉज इवन आफ्टर मास्टर्स यू गेट इनटू इनरोल्ड इनटू अ PhD, काफ़ी चीज़ें उसमें होती है जो ये हम सभी भली भांति उससे परिचित हैं। 4-5 साल के समय लगते हैं, उसके बाद आपको देखना रहता है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ों को मैनेज करने के लिए मैंने 2-3 चीज़ किया। ये काफ़ी क्लीशे है बट ये काफ़ी काम करता है। मैं पहले योगा में बिलीव नहीं करता था, बट इवेंचुअली अगेन क्रेडिट गोज टू BHU, जहाँ पे मुझे मालवीय सेंटर फॉर पीस एंड एथिक्स में योगा का एक सेंटर चलता था। मैंने जस्ट फॉर ट्राई बेसिस मैंने ट्राई किया कि एक बार करके देख लेते हैं क्या बुरा होगा। 1 दिन ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। 2 दिन ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। तीसरे चौथे दिन मुझे लगा कि नहीं, कुछ चीज़ पॉजिटिव हो रहा है। मैं अर्ली काफ़ी इम्पल्सिव था, लेकिन उस चीज़ों में चेंज आया। कहीं ना कहीं आपको ये लगेंगे कि एक जो इंसानों को लगता है विक्टिम, कि दैट वाई आई एम इनटू दैट विक्टिमाइज, या एक इंटाइटलमेंट ट्रैप होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ये चीज़ नहीं फील करना चाहिए, ये हर के साथ होता है। यू आर नॉट द ओनली वन। ये मुझे भी, मैं बहुत कंप्लेनिंग नेचर का था, ये ऐसा क्यों हो जाता है, ये मैंने ऐसा कि नहीं किया तो क्यों। ऑलवेज स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज कई बार आप ये देखिए कि आप जिस मुकाम पे हैं वहाँ पे किसी को वो चीज़ मिला भी नहीं है। तो ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड उसी चीज़ से पॉजिटिविटी लीजिए। इवेंचुअली जो आपके जो जितने भी ये डार्क क्लाउड्स हैं ये छटने लगेंगे, ये बहुत ज़्यादा लंबे नहीं रहते हैं। जितने भी आपको नेगेटिव अप्रोचेस जो अलग अलग इंसान या थिंग्स के थ्रू मिलते हैं वो धीरे धीरे हट जाएंगे। ओनली इफ़ यू स्टे कंसिस्टेंट एंड फोकस टू योर एम्बिशन, वो चीज़ मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। ओके अब अपूर्व भाई, आपसे मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे व्यूअर आपको सुन रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले होंगे, वो UPSC एस्पिरेंट्स हो सकते हैं, PCS एस्पिरेंट्स हो सकते हैं, PAD की तैयारी कर रहे होंगे, सेट की तैयारी कर रहे होंगे। तो 2 शब्द उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे इम्पॉर्टेंट, हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। आप अपने आप पे कभी भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह ना लगाएं। ऑलवेज बिलीव दैट यू कैन डू इट। एंड ये जितने भी आपको नी सेयर्स है, आई ऑलवेज से व्हेन द वर्ल्ड से नो, ऑलवेज गो टू द नेक्स्ट। कोई ना कोई आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा जहाँ पे जो आपके मेरिट पे बिलीव करेगा। एंड ऑलवेज स्टे
पॉजिटिव माइंडसेट, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपकी फैमिलीज़ हो, जो भी हो जिनसे आपको पॉजिटिविटी मिलती हो, एंड ऑलवेज बिलीव दैट यू कैन डू इट। अगर ये चीज़ आपके ध्यान में, जिस दिन आपने ये चीज़ अपने मस्तिष्क पे आपने बिलीव कर लिया कि नहीं मेरे अंदर ये कॉम्पिटेंसी, ये कैलिबर है कि मैं ये एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ, देन नो एग्ज़ाम इज टफ इनफ टू क्रैक इन दिस एंटायर कंट्री। तो इस चीज़ों पे आप ध्यान रखें, थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहें, ऑलवेज हैव टाइम फॉर रिक्रिएशन, अपने दोस्तों के साथ चिल करें, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करें, एंड इवेंचुअली यू विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच अपूर्व भाई कि बहुत ही प्रोसेस समय निकाल कर आपसे हमने बात किया। तो दोस्तों हमारे साथ यही थे अपूर्व शाही भाई, जिनके साथ हमने बातचीत किया कि इतने एग्जाम क्रैक करने का क्या वो आर्ट हो सकता है, कैसा आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू।